नमस्कार दोस्तों। वीडियो जो रहेगी वो है आपकी जो चेकलिस्ट होती है कि आप अगर यूके हो गया, शेनिगन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं का भी अगर आप सोच रहे हैं कि वीज़ा आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि चेकलिस्ट आपको क्या क्या चाहिए होगी। और चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। चेकलिस्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के बारे में थोड़ी सी एक वीडियो है, आपको पूरा बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, किससे आप चांसेस अपने जो है वीज़ा के बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो पहली बार ही देख रहे हैं वीडियो को। हम लोगों ने लगभग 400 से ज़्यादा जो केसेस हैं रिफ्यूज़ कर दिए थे, जैसे यूके एम्बेसी ने उनको हमने ओवरटर्न करवा दिया है। मतलब उनके डिसीजन जो है वो कैंसिल करवा करके रिफ्यूज़ल के रिकन्सिड्रेशन पे पहुंचा दिया है। उसके बाद बहुत से लोगों को हमें रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा भी दिलवा चुके हैं। वीडियोस हमारी जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी मिल जाएंगी, और फेसबुक पे हमने अभी डालने शुरू किया है, तो फेसबुक पे ज़्यादा आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी उस चीज़ की। और इससे पहले हमारा एक चैनल था, उसमें एड वीज़ा के नाम से ही था, जो कि लगभग 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और वो डिलीट हो गया था, रिमूव हो गया था। तो काफ़ी वीडियोस उसके अंदर थी वो ख़त्म, तो जो उसके बाद की हैं वो हमने इसमें अपलोड की हुई हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई, कैटेगरीज जो होती हैं अभी किसी भी प्रोफाइल को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। 3 कैटेगरीज में होती है, एक तो हाई रिस्क जो प्रोफाइल्स होती हैं वो रहेंगी। सेकंड आपकी रहेगी जो मॉडरेट लेवल की होती हैं, और एक जो होती है तीसरी वो है लो रिस्क, बिल्कुल जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो ये 3 प्रोफाइल्स आपको समझनी होगी कि आपकी प्रोफाइल किस कैटेगरी में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो जो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है जो हाई प्रोफाइल हैं, वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं। वो बिल्कुल लो रिस्क होंगी और उनको वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो मेरी छोटी सी गुड़िया भी उधर से आवाज़ें दे रही है। तो सबसे पहले जो प्रोफाइल है वो लो रिस्क में कौन सी है वो देखते हैं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और गवर्नमेंट जॉब पे भी आप जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हैं, ए और बी लेवल में जो आते हैं वो हैं। सी और डी में जो है उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ए और बी कैटेगरी की आपकी जॉब अगर है तो ए क्लास और बी क्लास, डी क्लास की बात नहीं करूँगा। सी और डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डी तो बिल्कुल ही हम लोग ज़्यादा अच्छी नहीं मानते। तो ए और बी क्लास जो है उनको हम लोग बोलते हैं कि जी आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो हाई प्रोफाइल में रहेगा, और इसके अंदर मतलब कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। फिर जो लोग सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी में आप 80 या 90,000 के पास में जाते हैं, मतलब 70 प्लस में आ जाए तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में आपकी टर्नओवर जो है वो लगभग 50 लाख 60 लाख एक साल की है मिनिमम, तो उससे ऊपर अगर आपकी कैटेगरी है तो आप उसमें फिर सेफ जोन में थोड़ा चले जाते हो। इसका मतलब ये कभी मत मान लेना कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा। 100% की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन प्रोफाइल्स को वीज़ा मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सेकंड की मैं बात करूँ तो जो हम लोग कहेंगे मॉडरेट लेवल में, अभी मॉडरेट लेवल, हाँ सॉरी, एक और ए लेवल में मैं बोल देता हूँ कौन सी है जो हाई लेवल है। प्रोफेशन में अगर आप हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं, एडवोकेट्स हो गए हैं, सीए हो गए हैं, इनके भी जो चांसेस हैं वीज़ा मिलने के वो मैक्सिमम रहते हैं। एडवोकेट्स में भी ये मत समझ लेना कि आप बिल्कुल रिसेंटली आए हैं और आपने 5 साल 4 साल की प्रैक्टिस किया है और आप दिखा दो कि मैं एक एडवोकेट हूँ और मुझे वीज़ा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको थोड़े चांसेस जो है वो बढ़ाने के लिए आपके जो अकाउंट है उनको बहुत अच्छे से मेंटेन रखना पड़ता है। तो नॉर्मली डॉक्टर्स के साथ भी यही है कि क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब पे है या नहीं है, तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उससे ये देखना पड़ता है कि भाई ये जो प्रोफाइल है वो किस कैटेगरी में डलेगी। सेकंड आ जाता है मॉडरेट लेवल की। जो मॉडरेट लेवल की प्रोफाइल्स होती हैं, मॉडरेट में वो लोग आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कि 70-80% आपके चांस रहते हैं। तो वो आप रिस्क लें या ना लें वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। जिनकी 40-50,000 की सैलरी है, मतलब 40 और 50 के आसपास की रहती है, वो मॉडरेट में हम लोग बोलते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो। कोई रेंटल इनकम साथ में है या नहीं है ये देखना पड़ता है। फैमिली की इनकम क्या है नहीं है, आप अगर मैरिड है तो क्या स्पाउस काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि क्या आप रिस्क लें या ना लें।
तो अगर फैमिली इनकम आपकी 70-80 लाख की 70-80 हज़ार पर मंथ की बन जाती है आपकी और वाइफ की मिला करके, अगर आप सिंगल हैं तो फिर फादर के साथ आपकी मिला करके 1 लाख तक अगर जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि अब आप रिस्क ले सकते हो, रेंटल इनकम वगैरह ऐड हो जाती हैं, वो चीज़ें अलग हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो हम बोलते हैं कि मॉडरेट लेवल पे है। अब आप रिस्क लेना चाहिए या ना लेना चाहिए आपके ऊपर होगा। कभी भी ये सोच करके आप मत फाइल लगवाना कि भाई ये कर लिया है तो वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। रिस्क हर जगह है। मैंने 3.5 करोड़ अकाउंट में जो है उनका भी रिफ्यूज़ल देखा है, फिर चैलेंज करके हमने ले लिया है, ये बात अलग है। लेकिन 3.5 करोड़ होने के बाद भी रिफ्यूज़ल देखा है, और 1.5 लाख वाले को भी वीज़ा मिलता हुआ देखा है। तो 10,000 की सैलरी थी और सिर्फ उनके अकाउंट में 1.5 लाख थे, तो उसका भी वीज़ा हमने देखा है। तो ये चीज़ नहीं होती कि ये होगा तो 100% है और ये नहीं होगा तो वीज़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है और एक ब्लाइंड रिस्क होता है। ब्लाइंड रिस्क कभी मत खेलना, ये हम लोग पहले ही बोलते हैं कि भाई ब्लाइंड रिस्क मत खेलना। कैलकुलेटेड रिस्क आप खेलना चाहिए आपको ज़रूर, क्योंकि कैलकुलेटेड के बाद आप एक रिफ्यूज़ होने के बाद आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो पॉइंट्स आप हटा करके नेक्स्ट टाइम फिर फाइल अप्लाई कर दें। अच्छे से कंसल्टेंट को रखना है ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जी, कहते सामान आप द्वयम यूज़ कर लो। द्वयम मीन्स एक सेकंड हैंड टाइप का, जिसको हम बोलते हैं कि अगर अच्छा ना भी हो तो सामान अगर अच्छा नहीं भी है और मिस्त्री अच्छा है तो फिर आप वो उसको भी अच्छे से यूज़ करके अच्छी चीज़ बना सकता है। ये बुजुर्गों की कहावत है। और अगर आपने माल बहुत बढ़िया दे दिया लेकिन मिस्त्री द्वयम रख लिया, उल्टा कर दिया, मिस्त्री अच्छा नहीं है और माल बहुत बढ़िया दे दिया, तो उसको भी बेकार कर देगा। तो इसलिए जो कंसल्टेंट होते हैं उसकी एक काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि जब हम चैलेंज के लिए जाते हैं तो इसीलिए हम लोग परमात्मा की दया से हमारा 70-80% पे हम लोग सक्सेस रेट रखते हैं अपना। क्योंकि जब हम पूरी प्रोफाइल को शुरू से रेडी करते हैं तो फिर उसके बाद अगर कोई रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर उसको हम चैलेंज में चले जाते हैं, चैलेंज में जा करके वो निकल जाता है, क्योंकि वो अकाउंट्स पूरे प्रॉपर मेंटेन होते हैं और वो पता है कि भाई कोर्ट में अगर गए तो वो जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। तो इसलिए एक पूरा प्लान होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। प्लान अगर आप लेना चाहें तो आप स्टाफ को कॉल कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है नीचे। तो इस नंबर पे कॉल करके आप उनको बोल देना कि पहले तो स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो जाती है, तो हम उसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जब आप प्लान के लिए जाओगे तो प्लान के लिए थोड़ा सा उनका रखा हुआ है भाई, वो इसलिए है कि देखो स्टाफ भी है, ऑफिस के खर्चे भी हैं, तो वो और ये है कि उस चीज़ में आपके पास एक पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है कि भाई उस हिसाब से चलोगे तो मैक्सिमम चांस है कि वीज़ा निकल जाते हैं। अभी एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, नया ट्रेंड ये है कि आप 50,000 सैलरी वाले हैं तो भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। हम लोग तो फिर भी चैलेंज में जा करके जैसे 48 का था तो निकल गया। तो ये चीज़ें एक एक्सपीरियंस पे काफ़ी चीज़ डिपेंड करती हैं। तो तीसरी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँगा, तीसरी प्रोफाइल आपकी होती है जो बिल्कुल हाई रिस्क प्रोफाइल्स होती हैं। हाई रिस्क प्रोफाइल्स की बात करूंगा तो भाई जैसे अकाउंट्स बिल्कुल मेंटेन नहीं है, बेशक आप 50,000 की नौकरी वाले हो लेकिन 40,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है, अकाउंट में कुछ जुड़ा ही नहीं है। आज से 6 महीने पहले भी 4 लाख था और 6 महीने के बाद वो 4,20,000 या 30,000 का बैलेंस बना है। तो ये चीज़ें जो होंगी ये आपको एक हाई रिस्क प्रोफाइल में डाल देंगी। जो डी क्लास की कैटेगरी में है, जिनकी 20,000 15,000 की सैलरी है, 25,000 तक की सैलरी है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मत अप्लाई करना भाई, उसको वो अदर सोर्सेज पे जा करके फिर आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मतलब सिर्फ आपकी जॉब है और 20-25,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं तो मत करना। जॉब के साथ में एडिशनल कोई इनकम है और वो आपका इनकम बना करके 50-60 तक चला जा रहा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ आपका रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये 3 तरह की प्रोफाइल्स थी। अभी फार्मर्स जो हैं भाई, फार्मर्स के लिए मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि जैसे आपके जे फॉर्म्स होते हैं, तो जे फॉर्म्स जितने के हैं उतना ही पैसा आपके अकाउंट में भी आए। एक सबसे बढ़िया तरीका है, खेती कर रहे हो तो भाई 2 अकाउंट खुलवा लो, सबसे इजी तरीका है। एक अकाउंट के अंदर आप जे फॉर्म्स भी आने दो, उससे फर्टिलाइज़र का खर्चा, जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे आप जाने दो। जैसे आपका लेबर का हो गया, तेल का हो गया, अगर ट्रैक्टर आप किराए पे ले रहे हो किसी का तो उसका हो गया, उसमें ट्रैक्टर लिख दो पीछे रिमार्क्स में। इस तरह से आप उस अकाउंट के अंदर वो सब कुछ करते चले जाना। उसके अंदर आप सारा कुछ दोगे और खर्चा कितना हो गया आपका, कितने की आपकी जे फॉर्म्स आए हैं,
कितनी ज़मीन है आपके पास, अगर लीज़ पे ले रही हो तो उसी अकाउंट से उसको लीज़ के पैसे दो। ये आपका एक अकाउंट हो गया जिसको हम मान करके चलेंगे जैसे आपका बिजनेस अकाउंट है। और दूसरी तरफ आप अपना रख लेना एक सेविंग्स अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट में आप क्या करोगे, जो भी नेट प्रॉफिट आपका बनता है हर 4 महीने में 5 महीने में फसल बेचने के बाद, वो उठा करके आप वहाँ शिफ्ट कर दो, अपना ट्रांसफ़र कर दो। जैसे 10 लाख की फसल बिकी है तो 5 लाख 6 लाख जो भी आपका प्रॉफिट दिखता है आपको, वो उधर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जब आप ऐसा करोगे तो उसमें वीज़ा ऑफिसर को क्लियरली पूरा पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ से आप पैसा बचा रहे हो। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इतने एक्सपीरियंस के बाद ये निकाल के रखी हैं कि भाई इस तरह से अगर प्लान करोगे तो आपको वीज़ा के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। हम लोग फिर भी कभी ये नहीं कहेंगे, अगर मैं भी बोल दूं आपको कि वीज़ा 100%, तो भाई मैं भी झूठा हूँ। आपको कभी भी ये हम नहीं बोलेंगे कि 100% होगा, हम हमेशा यही कहेंगे कि चांसेस बढ़ा सकता है कंसल्टेंट आपके। वीज़ा दिलवाना ना दिलवाना उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि वीज़ा देना है या ना देना वो एम्बेसी डिसाइड करेगी। अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं और बेकार प्रोफाइल के वीज़ा भी निकल जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता कि अगर हमने फाइल लगाई है तो 100% वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आपका लगे जिससे आपके चांसेस बढ़े, किस डॉक्यूमेंट को ना लगाएं जिससे आपके चांसेस जो है वो घटते होंगे, तो हम उसको बाहर निकलवा देते हैं अगर चांसेस घटते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि भाई आईटीआर लगाएं या ना लगाएं। देखो भाई, मैं अगर बहुत से मेरे केसेस हैं हमने बिना आईटीआर के वीज़ा लिए हैं, और कईयों में आईटीआर लगानी पड़ती है क्योंकि वो केस टू केस वेरी करता है। अभी कोई केस ऐसा है जिसको आईटीआर जस्टिफाई करती होगी तो फिर आईटीआर लगाएंगे ही लगाएंगे। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आईटीआर लगता है कि भाई ये इसकी बाधा बन सकती है वीज़ा आने में, तो फिर उसको हम निकलवा देते हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है किसकी लगवानी है किसकी नहीं लगवानी है, तो वो एक देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। बाकी आप सब ने इतना प्यार दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत ही हम दोबारा धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किए हैं। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को देख लेना, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर पेज लाइक कर लेना। शेयर कर सकते हो कर लेना, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी की आप फ़ायदा कर दे, किसी की हेल्प कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।